Hello everyone, welcome to our YouTube channel for Nurses Preparation. I am नीरज कुमार कैथल. आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट डिजीज कंडीशन फ्रॉम रेस्पिरेटरी सिस्टम, pulmonary embolism. Let's begin our today's video. Definition: pulmonary embolism is a occlusion of a portion of pulmonary blood vessel by an embolus. पल्मोनरी ब्लड वेसल्स में एम्बोलस के द्वारा रुकावट आना, अवरोध आना, जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना हो पाए, पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहलाती है. सबसे पहले जानते हैं एम्बोलस क्या होता है. जब हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर, हम सभी जानते हैं ये ब्लड वेसल्स है और ये इसमें वॉल्व पाए जाते हैं जो कि ब्लड फ्लो को एक ही डायरेक्शन में मेंटेन करते हैं. मान लीजिए किसी कारणवश हमारी ब्लड वेसल के अंदर फैट या अदर सब्सटेंसेस का डिपोजिशन हुआ और ये वाल्व खुल बंद रहे थे. इस टक्कर के कारण यहाँ से एक क्लॉट वाला पार्ट निकलकर ब्लड वेसल में आ जाता है और ये ब्लड के साथ साथ मूव करने लगता है. तो इस ब्लड के क्लॉट को, ब्लड के थक्के को हम एम्बोलस कहते हैं. फ्रीली मूवेबल ब्लड क्लॉट इन ब्लड वेसल नोन एज एम्बोलस. अब ये एम्बोलस ब्लड के साथ साथ बह रहा है जब तक तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन यदि ये क्लॉट कहीं पर जाकर अटक जाए जिसकी वजह से आगे के ऑर्गन्स को, आगे के बॉडी पार्ट्स को ब्लड सप्लाई प्रॉपर ना मिल पाए या बिल्कुल नहीं मिल पाए, तो इस कंडीशन को हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म के नाम से जानते हैं. यहाँ पर एक वर्ड और आया है, इसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं. पल्मोनरी ब्लड वेसल. मान लीजिए हमारा हार्ट है और ये हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं. ये हमारे लंग्स हैं. हार्ट के राइट वेंट्रिकल से इस वाले चैम्बर से ब्लड वेसल्स निकलती हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से फेफड़ों तक ले जाने का काम करती हैं, लंग्स तक ले जाने का काम करती हैं. इन्हीं ब्लड वेसल्स को हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरीज. इन्हीं ब्लड वेसल्स को हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरीज. और इन पल्मोनरी आर्टरीज में यदि ब्लड क्लॉट या एम्बोलस आकर अटक जाए जिसकी वजह से हार्ट से फेफड़ों तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाए, तो इस कंडीशन को आप सिंपली पल्मोनरी एम्बोलिज्म का नाम देंगे. एक बार फिर से देख लीजिए. हार्ट के राइट वेंट्रिकल से निकलने वाली ब्लड वेसल्स जिसे आप पल्मोनरी आर्टरी के नाम से जानते हैं, उसमें यदि किसी ब्लड क्लॉट के जमने के कारण, आने के कारण रुकावट आ जाए जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड सप्लाई हार्ट से फेफड़ों तक ना हो पाए, तो इस कंडीशन को आप पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहेंगे. अब बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो कि इससे ही संबंधित है. याद रखिएगा, आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं. यानी ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाता है, उसे ले जाने का काम हमारे शरीर की आर्टरीज करती हैं. यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे शरीर की उस एकमात्र आर्टरी का नाम बताइए जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है. नॉर्मली आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, लेकिन एकमात्र आर्टरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी. ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है. वाइस वर्सा में हम वेन की बात करें तो हमारे बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की या फिर डिक्रीज ऑक्सीजन वाले ब्लड को कैरी करने का काम करती हैं वेन्स. अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे बॉडी की एकमात्र वेन कौन सी है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, तो आप कहना पल्मोनरी वेन. पल्मोनरी वेन जो हैं वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती हैं. अब हम बात करते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म के कारणों की. पल्मोनरी एम्बोलिज्म के क्या क्या इम्पोर्टेंट कॉज या कारण माने जाते हैं.
सबसे पहला है प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बस इन pelvic vein और deep vein of the leg is the commonest source। आपने सुना होगा एक टर्म डीप वेन थ्रोम्बोसिस। हमारी पैरों की जो नसें हैं, वेन्स हैं, उनमें अगर क्लॉट फॉर्मेशन हो जाए, थ्रोम्बस बन जाए और वहाँ से ये थ्रोम्बस डिसलोकेट होकर ट्रैवल करते हुए हमारी पल्मनरी ब्लड वेसल्स तक पहुँच जाए और वहाँ पर कंजेशन या ऑकल्शन उत्पन्न करे, रुकावट उत्पन्न करे, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज माना जाता है। सिंपली आप याद रखिएगा, यदि किसी पर्सन की पेल्विक वेन या डीप वेन्स के अंदर ब्लड क्लॉट मौजूद है तो पूरे चांसेस हैं कि वो ब्लड क्लॉट वहाँ से हटकर ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रैवल करता हुआ हमारी पल्मोनरी ब्लड वेसल्स यानी पल्मोनरी आर्टरीज में जाकर रुकावट उत्पन्न करे। ये इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉज माना जाता है। सेकंड इम्पॉर्टेंट कॉज आता है हिप एंड नी सर्जरी विदाउट प्रोफाइलेक्टिक एंटीकोगुलेशन। यदि किसी पर्सन के अंदर हिप या नी सर्जरी हुई है और इस सर्जरी के दौरान प्रोफाइलेक्टिक एंटीकोगुलेशन नहीं दिया गया है, यानी ऐसी दवाएं एडमिनिस्टर नहीं की गई हैं जो कि क्लॉट फॉर्मेशन को रोकती हैं, लाइक हिपेरिन, तो उस समय पर्सन में पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है आफ्टर सर्जिकल ऑपरेशन और चाइल्ड बर्थ। यदि सिजेरियन सेक्शन के थ्रू बर्थ हुई है तो उसमें भी चांसेस होते हैं कि क्लॉट फॉर्मेशन हो, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हो ब्लड वेसल्स में, और फिर ये ब्लड क्लॉट ट्रेवल करता हुआ हमारी पल्मोनरी ब्लड वेसल्स में जाके ऑक्लूशन उत्पन्न करे, रुकावट उत्पन्न करे। नेक्स्ट आता है इम्पॉर्टेंट फैट एम्बोलाई कैन अकर आफ्टर फ्रैक्चर इन अ फ्लैट लॉन्ग बोन। हमारे शरीर की जो फ्लैट लॉन्ग बोन्स हैं लाइक फीमर, यदि इनमें फ्रैक्चर हो और फ्रैक्चर के बाद फैट एम्बोलाई बन जाएं तो चांसेस होता है कि ये फैट एम्बोलाई ट्रैवल करके पल्मोनरी एम्बोलिज्म सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अदर रिस्क फैक्टर्स इंक्लूडिंग प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन, ओबेसिटी, प्रेगनेंसी, एडवांस एज एक्सेट्रा। यदि हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो यदि कोई पर्सन सीडेंट्री लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा है, ऐसी ज़िंदगी जी रहा है जिसमें वो फिज़िकली एक्टिव नहीं है, सारा दिन कंफर्टेबल पोजीशन में रहता है, फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं करता है, तो पूरे चांसेस होते हैं कि उस पर्सन के अंदर पल्मोनरी एम्बोलिज्म डेवलप हो जाए। या फिर ऐसे पर्सन जो कि ओबेसिटी से सफ़र हैं, मोटापे से ग्रसित हैं, उनमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म होना अक्सर पाया जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान भी चांसेस हैं कि पर्सन की पल्मोनरी एम्बोलिज्म डेवलप हो जाए, या फिर जैसे जैसे पर्सन ओल्ड एज की तरफ बढ़ता है, एज बढ़ती है, तो उनमें भी पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने का खतरा अक्सर देखा जाता है। सिंपली आप समझ गए होंगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमारे बॉडी के किसी एक हिस्से में बना ब्लड क्लॉट ट्रैवल करता हुआ हार्ट के राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाकर पहुंच जाए या पहुंचकर रुकावट उत्पन्न करे। इस सिचुएशन को हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो सिचुएशन है, इसके अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट आता है डिस्पनिया। रेस्पिरेशन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होगी, डिजीज़ होगी, तो उसके अंदर आपको मोस्टली डिस्पनिया, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में तकलीफ देखने को मिलेगी ही मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं चेस्ट पेन। पेन इज़ प्लूराइटिक इन नेचर। प्लूराइटिक इन नेचर का चेस्ट पेन होता है, यानी कि हम सिंपली कहें जब पर्सन ब्रीथ इन करेगा या फिर ब्रीथ आउट करेगा, इंसर्शन करेगा, एक्सर्शन करेगा, उस दौरान पर्सन को चेस्ट पेन होगा। जब पर्सन सांस अंदर लेगा या सांस छोड़ेगा, उस समय उसको चेस्ट पेन महसूस होगा। इसे हम प्लूराइटिक नेचर ऑफ चेस्ट पेन के नाम से जानते हैं और पल्मोनरी एम्बोलिज्म कंडीशन के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है टैकीपनिया। पर्सन की जो रेस्पिरेशन रेट है वो 20 से ज़्यादा हो जाएगी। इस सिचुएशन को हम टैकीपनिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आता है हीमोप्टाइसिस।
हेमोप्टाइसिस का मतलब होता है ब्लड स्टेन स्पूटम। पर्सन को जब कफ आएगा, उसका जब स्पूटम निकलेगा तो उसके अंदर ब्लड मौजूद होगा। ये भी पल्मोनरी एम्बोलिज्म में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आता है टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया का मतलब होता है पर्सन की जो हार्ट रेट है वो 100 से ऊपर चली जाएगी। पर्सन की जो हार्ट रेट है वो 100 से अधिक हो जाए तो इस कंडीशन को टैकीकार्डिया कहेंगे। और मोस्टली जब पर्सन को डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग होगी तो उस समय ये कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट, अब पर्सन में डिस्पनिया हो रहा है, सांस नहीं आ रहा अच्छे से, तो इस वजह से पर्सन में एंजाइटी होने लगेगी और पर्सन रेस्टलेस होने लगेगा, बेचैन होने लगेगा, तड़पने लगेगा। तो ये भी हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आता है सिनकॉप। सिनकॉप एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें पर्सन का जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो जाता है और ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होने के कारण पर्सन जो है अनकॉन्शियस हो जाता है। थोड़े समय के लिए पर्सन अनकॉन्शियस हो जाता है ड्यू टू डिक्रीज इन बीपी इज नोन एज सिनकोप। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर ये भी आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम गौर करेंगे जो उसकी गर्दन की जो वेन्स हैं, नेक वेन्स हैं, वो डिस्टेंडेड होंगी, फूली हुई होंगी, भरी भरी दिखेंगी। नेक्स्ट आता है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन नोन एज साइनोसिस। अब हम सभी जानते हैं कि जो हार्ट से ब्लड फेफड़ों तक प्रॉपरली पहुंच नहीं पा रहा है और इस कम मात्रा में पहुंचे ब्लड के कारण आगे बॉडी में लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा भी सप्लाई कम पहुंच रही है, तो हमारे शरीर के कुछ हिस्सों में ऑक्सीजन ना पहुंचने के कारण नीलापन आ जाएगा। इस कंडीशन को साइनोसिस कहेंगे और पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर ये सिचुएशन देखने को मिल सकती है। अब हम बात करेंगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म यदि किसी पर्सन में हो जाए तो उसका क्या ट्रीटमेंट दिया जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट की या मेडिकल ट्रीटमेंट की। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर हम सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हेपेरिन। हेपेरिन एक एंटीकोगुलेंट है, इसे आप नेचुरल एंटीकोगुलेंट के नाम से भी जानते हैं। इसका मुख्य काम होता है ब्लड क्लॉट के फॉर्मेशन को रोकना। जिन पर्सन में पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, थक्के बने हुए हैं जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई ब्लड वेसल्स में आगे नहीं हो पा रही है प्रॉपरली, तो इस सिचुएशन को ट्रीट करने के लिए हम हेपेरिन दे सकते हैं। हेपेरिन एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट माना जाता है और अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि किसी पर्सन में हेपेरिन चल रहा है तो आप उसमें उसके अगेंस्ट कौन सा एंटीडोट देंगे ओवरडोज होने पर या फिर रिएक्शन होने पर। तो आपको याद रखना है प्रोटामीन सल्फेट, काफ़ी इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, फिब्रिनोलाइटिक थेरेपी। फिब्रिनोलाइटिक थेरेपी क्या होता है? फिब्रिनोलाइटिक थेरेपी एक ऐसी मेडिसिन थेरेपी है जिसके अंदर हम पहले से बने ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करते हैं, तोड़ते हैं, ख़त्म करते हैं। अब ब्लड वेसल के अंदर क्लॉट फॉर्मेशन हो चुका है, रुकावट आ चुकी है, तो अब हम फिब्रिनोलाइटिक थेरेपी देंगे और इस थेरेपी में जो ड्रग्स हैं वो यहाँ बने क्लॉट को धीरे धीरे तोड़ना शुरू करेंगी, डिसॉल्व करना शुरू करेंगी और फिर धीरे धीरे फिर ये रास्ता ओपन हो जाएगा। फिब्रिनोलाइटिक थेरेपी ऐसी थेरेपी है जो कि पहले से बने हुए क्लॉट्स को तोड़ती है, काटती है, हटाती है, जबकि हेपेरिन या एंटीकोगुलेंट थेरेपी ऐसी थेरेपी या मेडिसिन हैं जो कि नए ब्लड क्लॉट्स को बनने से रोकती हैं। याद रखिएगा, दोनों में बड़ा फ़र्क है। यूज़ ऑफ एनाल्जेसिक्स टू रिलीव चेस्ट पेन। मॉर्फिन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज। अब प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना होने के कारण हमारे चेस्ट पेन पर्सन को या पेशेंट को चेस्ट पेन होने लगेगा। इस चेस्ट पेन को रिलीव करने के लिए हमें एनाल्जेसिक्स देनी पड़ेंगी और इस समय इम्पॉर्टेंट ड्रग ऑफ चॉइस आप कह सकते हैं तो मॉर्फिन मानी जाती है। ये एक ओपियोइड एनाल्जेसिक है। अब बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर हम क्या करते हैं? सबसे पहले वेना कावा इंटरप्शन विथ अ इंसर्शन ऑफ फिल्टर।
इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि हमारी जो वेन्स हैं उसके थ्रू एक इक्विपमेंट को इंसर्ट करते हैं और उस इक्विपमेंट की सहायता से कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर वाला एक फ़िल्टर बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। इस फिल्टर का काम होता है कि एक लिमिटेड साइज़ के जो पार्टिकल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, उनको तो ये पास होने देता है ब्लड वेसल में आगे, लेकिन यदि एक लिमिट से ज़्यादा बड़े कोई भी पार्टिकल, ब्लड क्लॉट या कुछ भी है तो उसको यहाँ पर रोक लेगा। तो ब्लड वेसल में इस फिल्टर को लगाने के बाद जितने भी जो बड़े साइज़ के पार्टिकल्स हैं, क्लॉट्स हैं, वो इसमें इकट्ठा हो जाते हैं और फिर हम उन्हें रिमूव कर सकते हैं। ये एक सर्जिकल मैनेजमेंट प्रोसीजर हो गया। नेक्स्ट आता है पल्मोनरी एम्बोलेक्टोमी। इसमें हम क्या करते हैं, पर्सन के जिस हिस्से में रुकावट है, एम्बोलस बना हुआ है, क्लॉट बना हुआ है, सर्जिकली उस एरिया को ओपन करके वहाँ से हम सारे ब्लड क्लॉट्स को निकाल लेते हैं। ये इसका सर्जिकल मैनेजमेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें डॉक्टर द्वारा जो प्रेस्क्राइब्ड मेडिकेशंस हैं उन्हें 5R रूल का इस्तेमाल करते हुए पेशेंट में एडमिनिस्टर करना चाहिए। नेक्स्ट आता है एडमिनिस्टर ऑक्सीजन बाय नेजल कैन्यूला और परफॉर्म एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। डॉक्टर द्वारा जब भी हमें एडवाइस की जाए, प्रेस्क्राइब किया जाए, तो हमें पर्सन के अंदर ऑक्सीजन स्टार्ट करनी है बाय द नेजल कैन्यूला और डॉक्टर को एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन में हेल्प करवानी है। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड फॉवलर्स पोजीशन, इट विल हेल्प इम्प्रूव ब्रीथिंग। यदि पर्सन में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने लगे तो हम सभी जानते हैं कि कभी भी पर्सन में सांस में तकलीफ़ हो तो हम उसे फॉवलर्स पोजीशन देते हैं। फॉवलर्स पोजीशन के अंदर ये मान लीजिए पेशेंट के लेग हैं और ये इसका हेड है। पर्सन को इस पोजीशन में आप लिटा दें। इससे क्या होगा, फॉवलर्स पोजीशन में हमारे जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, उन्हें एक्सपेंशन के लिए पूरा स्पेस मिल जाता है और इस पोजीशन को देने के बाद पर्सन रेस्पिरेशन में रिलीफ महसूस करता है। याद रखिएगा, जब भी किसी पर्सन को रेस्पिरेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप उसे फॉवलर्स पोजीशन दे सकते हैं। फॉवलर्स पोजीशन के अंदर जो पर्सन का हेड वाला पार्ट है वो 60 से 90 डिग्री के बीच में रख सकते हैं। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडमिनिस्टर मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर। नेक्स्ट है असेस द पेशेंट फॉर साइंस ऑफ राइट साइड हार्ट फेलियर, लीवर एंगॉर्जमेंट एक्सेट्रा। अब उस पेशेंट को हमने मेडिसिन दे दी, ऑक्सीजन दे दी, पोजीशन दे दी। अब हमें साथ साथ ध्यान रखना है कि पर्सन के अंदर कहीं सिचुएशन ज़्यादा ख़राब तो नहीं हो रही है, उसमें राइट साइड हार्ट फेलियर तो नहीं डेवलप हो रहा है, उसका लीवर एंगॉर्जमेंट तो नहीं हो रहा है। इन सभी चीज़ों का हमें असेसमेंट प्रॉपरली करते रहना है। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट एंड हिज रिलेटिव्स। अब हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है कि हमें उस बीमार व्यक्ति को, पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, उसके फैमिली मेम्बर्स को भी समझाना है, उनके मोरल को बूस्ट अप करना है और यहाँ पर हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट कंप्लीट होता है। सो एवरीवन, आई होप आप समझ गए होंगे कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या है, क्या इसके कारण होते हैं, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ क्लिक अपॉन द लाइक बटन और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल फॉर नर्सेस प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।